नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन देश दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके से, जहां पर जिले के कटरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, आपको बताते हुए चले कि मौजूदा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दोनों वरिष्ठ नेता कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचे और स्टेशन परिसर में सुरक्षा, स्वच्छता और यात्री सुविधाओं को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान वैष्णो देवी यात्रा मार्ग को लेकर बड़ी घोषणाएं हो सकती है। कटरा रेलवे स्टेशन न केवल जम्मू कश्मीर का एक बड़ा धार्मिक प्रवेश द्वार है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर श्रद्धालुओं के लिए बेहद संवेदनशील बिंदु भी है। ऐसे में प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड में है। हालांकि अभी प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन स्थानीय प्रशासन और रेलवे विभाग ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। तो पानी पर सियासत का तापमान चढ़ता जा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के पटियाला में बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि सिंधु जल समझौता हमारे किसानों के साथ एक ऐतिहासिक अन्याय था। शिवराज ने आरोप लगाया कि हमारी अपनी नदियों का 80 से ज्यादा पानी पाकिस्तान को दिया गया और ये सब उस समय की सरकार ने किया, सिर्फ शांति खरीदने के नाम पर। शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू पर हमला बोलते हुए कहा कि नेहरू ने कहा कि वो शांति खरीद रहे हैं, लेकिन आज शांति नहीं है, आज अशांति है। साथ ही उन्होंने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि इन राज्यों में लगातार गिर रहा समीकरण देखने को मिल रहा है। राजस्थान रेगिस्तान बनता जा रहा है, लेकिन हम आज भी पाकिस्तान को पानी दे रहे हैं। कृषि मंत्री ने यह भी ऐलान किया कि अब भारत का पानी सिर्फ भारत के लिए होगा, ना पाकिस्तान को मिलेगा, ना कोई सौदा होगा। शिवराज सिंह चौहान का यह बयान सीधे सीधे सिंधु जल समझौते पर राजनीतिक बहस को तेज कर सकता है और साथ ही देश के किसानों की भावनाओं को भी गहराई से छूने वाला है। सिंधु जल समझौते के बारे में एक सवाल पूछा था। सिंधु जल समझौता हमारे देश के किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय था। पानी हमारा, नदियां हमारे यहां से निकलती है, सिंधु, झेलम, चिनाव, इनका पानी 80% से ज्यादा पाकिस्तान को दे दिया गया। और केवल पानी नहीं दिया, उस समय की सरकार ने, प्रथम प्रधानमंत्री जी ने 83 करोड़ रुपया भी दे दिए, जिसकी कीमत आज 5,500 करोड़ रुपया है। हमने पानी भी दिया, हमने पैसा भी दिया, और उस समय सबने इसका विरोध किया। पंजाब के सांसदों ने भी 1960 में बहस हुई थी पार्लियामेंट में, वो पूरी डिबेट मैंने पढ़ी है। कांग्रेस के सांसदों ने भी इस संधि का विरोध किया कि ये पंजाब के साथ, हरियाणा के साथ, राजस्थान के साथ न्याय नहीं है, ये समझौता मत कीजिए। लेकिन पंडित जी ने, उस समय नेहरू जी ने कहा कि हम शांति खरीद रहे हैं। शांति मिली नहीं, खून बह रहा है और पानी भी जा रहा है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये फैसला हुआ है कि हमारा पानी हमारे लिए, पंजाब में पानी जमीन के नीचे जा रहा है, हरियाणा पानी के लिए परेशान है, राजस्थान रेगिस्तान बन रहा है, और पानी चला जाए पाकिस्तान, ये नहीं। तो अयोध्या में आज एक बार फिर इतिहास जुड़ गया है और इस बार यह गौरव का इतिहास है, आस्था की गूंज का इतिहास है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा पर भावुक होते हुए एक ऐतिहासिक वक्तव्य दिया। सीएम योगी ने कहा कि आज का दिन महत्वपूर्ण है। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 500 सालों की लंबी प्रतीक्षा समाप्त हुई और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के गौरव को, सनातन संस्कृति के आत्मसम्मान को प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या धाम में पुनः स्थापित किया है और आज श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के साथ वो सपना साकार हो गया है जो सदियों से हर हिंदुस्तानी के हृदय में था। सीएम योगी ने इस ऐतिहासिक अवसर पर अयोध्या वासियों, देशवासियों और पूरी दुनिया में बसे सनातन धर्म के अनुयायियों को शुभकामनाएं दी और आपको बताते हुए चले कि भगवान राम के चरणों में आस्था रखने वाले हर जन को उन्होंने धन्यवाद कहा।
आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। अयोध्या धाम में 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनके कर कमलों से 500 वर्षों के एक लंबे इंतजार को समाप्त करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। पूरा देश और पूरी दुनिया अभिभूत थी। 500 वर्षों की जड़ता को दूर किया गया था। भारत का पुनर्वैभव देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अयोध्या धाम में पुनर्स्थापित हुई थी और आज उसी की अगली कड़ी श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम में भव्य राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मैं इस अवसर पर अयोध्या वासियों को, प्रदेशवासियों को और देश और दुनिया में निवास करने वाले सभी सनातन धर्मावलंबियों को इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं और श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए तो बिहार की राजनीति में सियासी बयानबाजी एक बार फिर तेज हो गई है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा हमला करते हुए उन्हें और उनके परिवार को घोटालेबाज सरकार करार दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि तेजस्वी यादव ने आखिर बिहार में क्या बदला, अपने विभाग में तो बस लालू जी का परिवार घोटाले करता रहा है, इससे ज्यादा उन्होंने कुछ किया है ही नहीं। उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार का सुशासन पहले भी था, वही सुशासन आगे भी जारी रहेगा। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर के भी सम्राट चौधरी ने करारा तंज कसा है। उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। तेजस्वी यादव क्या थे, क्या बदला उसने? वो बेचारा तो कुछ था ही नहीं। अपने डिपार्टमेंट में तो लालू जी का परिवार सिर्फ घोटाला ही करता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करता। नीतीश कुमार जी का सुशासन रहा है, वही सुशासन आगे भी चलेगा। आने दीजिए, देखना चाहिए बिहार कैसे बदला। उनके पिताजी, उनकी दादी जी, उनकी मदर सुपर पीएम, उनकी परदादी ने इस देश को लूटा। लालू जी का परिवार और गांधी परिवार में फर्क क्या है? एक ने देश को लूटा, एक तेजस्वी यादव क्या थे, क्या बदला उसने? तो केरल की तटीय रेखा पर अगले 52 दिनों तक सन्नाटा रहेगा। ट्रॉलर बंद रहेंगे, मछुआरे किनारे पर रुकेंगे और समुद्र खुद अपनी सांसों को सहेजता नजर आएगा। राज्य सरकार ने समुद्री संरक्षण और मत्स्य संसाधन प्रबंधन के तहत एक बड़ा फैसला लेते हुए मछली पकड़ने पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध 9 जून की मध्यरात्रि से प्रभावी होगा और 31 जुलाई 2025 की मध्यरात्रि तक जारी रहेगा। यानी पूरे 52 दिन तक केरल के तटीय जल क्षेत्र में किसी भी प्रकार की व्यावसायिक मछली पकड़ने की अनुमति नहीं होगी। आज की कैबिनेट बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई है, जिसे समुद्री परिस्थितियों को और मछली प्रजातियों के संरक्षण के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। ये वही समय होता है जब समुद्री जीवों का प्रजनन काल होता है और ऐसे में ये रोक समुद्री जैव विविधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राज्य सरकार की ओर से मछुआरा समुदाय के लिए वैकल्पिक सहायता योजना पर भी विचार किया जा रहा है, ताकि इस दौरान उनकी आजीविका पर असर कम से कम हो। समुद्र की रक्षा के लिए उठाया गया ये कदम आने वाले समय में मछुआरों के भविष्य और समृद्धि की नींव साबित हो सकता है। भारत आज न केवल एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति है, बल्कि एक ऐसा देश भी है जो पर्यावरण की जिम्मेदारी को धर्म की तरह निभा रहा है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज इस दिशा में एक गहरी बात कही। उन्होंने साफ कहा कि भारत दुनिया को प्रदूषण देने वाला देश नहीं है, लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2070 तक देश को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य तक ले जाने का संकल्प लिया है। और ये सिर्फ एक लक्ष्य नहीं, ये एक नैतिक जिम्मेदारी है, एक पर्यावरणीय व्रत है।
धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पर्यावरणीय खतरा और जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया के लिए एक साझा चुनौती बन चुके हैं और इसका एकमात्र उत्तर है प्रकृति का सम्मान, उसका पोषण और उसकी आराधना। यही सोच है मिशन लाइफ की और यही सोच लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया है। ये सिर्फ एक पेड़ लगाने की बात नहीं, ये उस ममता, उस शक्ति और उस जीवन के प्रति कृतज्ञता जताने की पहल है जो हर मां में होती है, चाहे वो धरती मां हो या हमारी जन्म देने वाली मां। केंद्रीय मंत्री ने देशवासियों से अपील की है कि इस अभियान से जुड़े एक और पेड़ मां के नाम पर जरूर लगाएं, क्योंकि अगर हमें भविष्य बचाना है तो प्रकृति से जुड़े रहना होगा। भारत में हम लोग मिशन लाइफ को आगे लेके जा रहे हैं। भारत एक प्रदूषणकारी देश नहीं है। उसके बाद भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व समुदाय को आश्वस्त किया है 2070 तक 2070 तक भारत नेट जीरो की लक्ष्य को पूरा करेगा। 2070 आज से लंबे समय के बाद आएगा, लेकिन उसकी तैयारी अभी से शुरू करना पड़ेगा। और विश्व की पर्यावरण जिस प्रकार की एक चुनौती बन चुकी है, क्लाइमेट कंसर्न, क्लाइमेट हाजार्ड एक सबकी चिंता के विषय बनी हुई है। जलवायु का परिवर्तन, जलवायु का अचानक से कुछ नई रूप में आना, लोगों को जो सदियों से उनकी जो एक अभ्यास व्यवहार था उसमें से दिक्कत दे रही है। उसी की उत्तर ही है पर्यावरण को, अपनी माँ को जिसे हम सम्मानित करते हैं, ऐसे ही धरती माता को और पर्यावरण को हम उतना ही श्रद्धा से अगर उसको सम्मान करेंगे, पालेंगे, पोषेंगे, आदर करेंगे, जत्न लेंगे। तो वही बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुए कार्यक्रम में अचानक भगदड़ मच गई और इसकी चपेट में आकर 11 लोगों की जान चली गई। कई जिंदगी एक झटके में खत्म हो गई और जिन परिवारों ने अपनों को खोया उनका दुख शब्दों से परे है। अब इस दर्दनाक हादसे की जांच की जिम्मेदारी बेंगलुरु शहरी उपायुक्त जी जगदीश को सौंपी गई है। डीसी जगदीश ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और मौजूद अधिकारियों से पूरे हालात की जानकारी ली है। इस बीच कई सवाल उठ रहे हैं, क्या पर्याप्त सुरक्षा थी, क्या भीड़ प्रबंधन को गंभीरता से लिया गया था, और अगर नहीं तो इतने बड़े नुकसान का जिम्मेदार कौन है। जांच जारी है, लेकिन इतना तय है चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास जो हुआ वो सिर्फ एक प्रशासनिक चूक नहीं, वो इंसानी लापरवाही का बड़ा सबक है। और चलिए अगली खबर की ओर रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहम दौरा जम्मू कश्मीर में होने वाला है और जम्मू कश्मीर के इस दौरे को लेकर के लगातार एक के बाद एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बताते हुए चले कि कटरा जिले में उनका ये अहम दौरा होने वाला है और इस दौरे को लेकर के तमाम तरह के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पीएम के दौरे से पहले हर तरह की तैयारी की जा रही है, सुरक्षा में कोई चूक ना हो इसका खासा ख्याल रखा जा रहा है। आपको बताते हुए चले कि पीएम मोदी के दौरे को लेकर के खुद मुख्यमंत्री भी मौके पर पहुंच रहे हैं, स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से जो है तमाम तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत को लेकर के बीजेपी के भी तमाम कद्दावर नेता अपनी तरफ से हर तैयारी को सुनिश्चित करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताते हुए चलें कि वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और आसपास के इलाकों में लोगों से भी सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। किसी प्रकार के कोई भी अगर यहां पर संदिग्ध सामान मिलता है या कोई परिस्थिति सामान्य नहीं लगती है, किसी व्यक्ति पर अगर कोई शक होता है तो ऐसे चीजों को देख करके भी लोगों को कहा गया है कि आप त्वरित रूप से जो है प्रशासन को इसकी जानकारी दें ताकि प्रधानमंत्री का दौरा जो है वो सफल, संपन्न हो और सुरक्षित रहे।
आपको बताते हुए चले कि जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले के बाद एक तमाम नेताओं का तो चलिए अगली खबर की ओर रुख करेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र के डेबरिया भरोसवा गांव में वृक्षारोपण कर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया है। इस मौके पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब सिर्फ स्मार्ट सिटी नहीं बल्कि स्मार्ट गांव भी बनाए जाएंगे, यानी विकास की रफ्तार अब गांव की गलियों में भी दिखाई देगी। पर्यावरण दिवस के इस मौके पर डिप्टी सीएम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं भी दी और उन्हें प्रदेश के विकास और पर्यावरण के संतुलन का प्रतीक भी बताया। इस दौरान ग्रामीणों को भी पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूक किया गया और सरकार के मिशन लाइफ विजन को जमीन पर उतारने की बात दोहराई गई। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली में सीवर लाइन को लेकर एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है और ये सवाल उठाया है खुद राजधानी के मंत्री प्रवेश वर्मा ने। प्रवेश वर्मा का दावा है कि बीते 10 सालों में दिल्ली में कोई भी बड़ी सीवर लाइन परियोजना शुरू नहीं हुई। कई कॉलोनियों और गांव आज भी सीवर लाइन से वंचित है। यही वजह है कि लोगों को खुद ही वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ी। मंत्री ने कहा कि सभी अधिकारी अब फील्ड में हैं और इस समस्या का समाधान जल्द निकाला जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि वे खुद लोगों के साथ चलकर हर क्षेत्र की समस्या को देखेंगे और उसका हल निकालेंगे। दिल्ली में मानसून आने से पहले जल भराव से निजात दिलाने का दावा करते हुए प्रवेश वर्मा ने यह साफ किया कि सरकार इस बार लापरवाही नहीं दोहराएगी। अब देखना होगा कि ये वादे जमीनी सच्चाई में कितने बदल पाते हैं। स्टॉर्म वाटर ड्रेन है, वहाँ पे कैसे सीवर की लाइनें मिक्स हो रही हैं, क्योंकि 10 साल में दिल्ली में कोई भी सीवर की लाइन का बड़ा प्रोजेक्ट हुआ ही नहीं। सारी कॉलोनियों में सीवर की लाइन अभी तक डली नहीं, गांव में भी नहीं डली, तो सीवर के कनेक्शन भी नहीं हुए। तो लोगों ने कहीं ना कहीं उसके निकासी के लिए स्टॉर्म वाटर में डाल दिया। आज यहाँ पे साकेत के लोग इससे पीड़ित हैं, हमने देखा है समस्या को। यहाँ पे डीसी भी है, डीएम भी है, जल बोर्ड भी है, पीडब्ल्यूडी है, आईएनडीसी, सारे अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। इसका सॉल्यूशन जल्दी से निकालकर इसका समाधान करेंगे। और भी जगह जाएंगे तो कहाँ पर आज मेहरौली विधानसभा में और भी जगह जाएंगे? देखिए, हमारे विधायक जी गजेंद्र जी, हमारे सांसद जी रामवीर जी, ये दोनों हमारे साथ में, ये जहाँ पर हमको लेके जाएंगे, जो जो समस्या बताएंगे उसका समाधान। स्टॉर्म वाटर ड्रेन है, वहाँ पे कैसे सीवर की लाइनें मिक्स हो रही हैं, क्योंकि 10 साल में दिल्ली में कोई भी सीवर की लाइन का बड़ा प्रोजेक्ट हुआ ही नहीं। सारी कॉलोनियों में सीवर की लाइन अभी तक डली नहीं, गांव में भी नहीं डली, तो सीवर के कनेक्शन भी नहीं हुए। तो लोगों ने कहीं ना कहीं उसके निकासी के लिए स्टॉर्म वाटर में डाल दिया। आज यहाँ पे साकेत के लोग इससे पीड़ित हैं, हमने देखा है समस्या को। यहाँ पे डीसी भी हैं, डीएम भी है, जल बोर्ड भी है, पीडब्ल्यूडी है, आईएनडीसी, सारे अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। इसका सॉल्यूशन जल्दी से निकालकर इसका समाधान करेंगे। और भी जगह जाएंगे तो कहाँ पर आज मेहरौली विधानसभा में और भी जगह जाएंगे? देखिए, हमारे विधायक जी गजेंद्र जी, हमारे सांसद जी रामवीर। बेंगलुरु में हुए भीषण भगदड़ हादसे ने सिर्फ 11 जिंदगियां नहीं छीनी बल्कि सरकार और सिस्टम पर भी गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। हादसे के बाद जब कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार मीडिया से बात करने के लिए बाहर आए तो उनका दर्द उनके चेहरे पर साफ तौर पर झलक रहा था। शब्द रुके थे, आवाज कांप रही थी और आंखों में नमी थी। डिप्टी सीएम ने इस घटना को दिल तोड़ देने वाला बताया और कहा कि सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराएगी। उन्होंने स्वीकार किया कि ऐसी त्रासदी नहीं होनी चाहिए थी। चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुए इस हादसे ने सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन की गंभीर खामियों को उजागर कर दिया है। अब सभी की निगाहें इस बात पर है कि सरकार दोषियों पर कितनी सख्त कार्रवाई करती है और पीड़ित परिवारों के लिए राहत कितनी जल्दी और कितनी गंभीरता से मुहैया कराई जाएगी।
कहते हैं कि विकास के तेज दौर में अगर प्रकृति नाराज हो जाए तो मनुष्य के अस्तित्व पर संकट आ जाता है। इस बात के लक्षण हमें आज भारत में साफ दिखाई दे रहे हैं। कभी किसी क्षेत्र में बारिश ना होना और सूखे की स्थिति बन जाना, तो कहीं इतनी अधिक बारिश कि जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो जाए। ये सब प्रकृति की असंतुष्टि के संकेत है। इस साल मानसून ने देश में पहले ही दस्तक दी है, जिसके कारण देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। इससे लोगों की दिनचर्या पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। भारत में यह असामान्य मानसून पैटर्न ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरणीय बदलावों का परिणाम हो सकता है। बढ़ती प्रदूषण, वनों की कटाई और जल स्रोतों का अंधाधुंध दोहन भी मौसम में अप्रत्याशित बदलावों का कारण बन रहे हैं। ये केवल प्राकृतिक आपदाओं का संकेत नहीं, बल्कि हमारी जीवन शैली में सुधार की जरूरत भी जताता है। तो चलिए जानते हैं मानसून के पहले आने के पीछे का कारण आखिर क्या है। भारत में इस साल मानसून की शुरुआत समय से पहले ही हो गई है। देश के कई राज्यों में तो पहले से ही बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर में लगातार नौतपा बेअसर रहा है और इसके अलावा मौसम विभाग यानी आईएमडी ने देश के कई हिस्सों में आंधी, तूफान, तेज हवाओं और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं केरल और महाराष्ट्र में तो मानसून ने पहले ही दस्तक दे दी है। आपको बता दें कि हर साल देश में मानसून 1 जून या उसके बाद से शुरू होता था, लेकिन इस बार पहले ही मानसून की शुरुआत हो चुकी है। समय से पहले मानसून आने का कारण। देश में समय से पहले मानसून के आने के पीछे कई मौसम और जलवायु कारक जिम्मेदार होती हैं। इनमें समुद्री सतह का तापमान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि गर्म समुद्री पानी से वाष्प का उत्सर्जन बढ़ता है, जिससे मानसून सक्रिय होता है। मौसमी हवाओं का व्यवहार भी मानसून की दिशा और गति को प्रभावित करता है। मैडेन जूलियन ऑसिलेशन (MJO) जैसे कारक, जो वायुमंडल में हवा के दबाव में उतार चढ़ाव को बताता है, मानसून की तीव्रता और समय को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा एल नीनो और ला नीना जैसे प्रभाव भी मानसून की गति पर प्रभाव डालते हैं। वायुमंडलीय दबाव में बदलाव, जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उच्च या निम्न दबाव, मानसून को तेज या धीमा कर सकते हैं। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान और हवाओं के पैटर्न में बदलाव हो रहे हैं, जो मानसून के असामान्य व्यवहार का कारण बन रहे हैं। ये सभी कारक मिलकर मानसून के समय से पहले या विलंब से आने में भूमिका निभाते हैं। इसलिए मौसम विभाग लगातार इन प्रणालियों पर नजर रखता है। समुद्री सतह का तापमान। आपको बता दें कि जब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में समुद्री सतह का तापमान नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है, तब ऐसे में हवा का बहाव स्थल की ओर होता है और मानसून जल्दी शुरू हो जाता है, क्योंकि समुद्री सतह का तापमान हवाओं में नमी को बढ़ाता है, जिससे मानसून के लिए अनुकूल स्थिति बनती है। मौसमी हवाओं का व्यवहार। मानसून की ज्यादातर निर्भरता दक्षिण पश्चिमी हवाओं पर होती है, इसलिए जब भी जेट स्ट्रीम या फिर दूसरी वैश्विक हवाएं समय से पहले दक्षिण की तरफ खिसकती हैं, तो मानसून की शुरुआत जल्दी हो जाती है। वायुमंडलीय दबाव में बदलाव। जब भारतीय उपमहाद्वीप पर हवाओं का दबाव कम हो जाता है, तो हवाओं का बहाव समुद्र से स्थल की तरफ होने लगता है। इससे मानसून की शुरुआत पहले ही हो जाती है। जलवायु परिवर्तन। धरती पर तेजी से बढ़ रहे ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम के पैटर्न में बदलाव हो रहा है, जिससे तापमान में बढ़ोतरी और बारिश के पैटर्न प्रभावित हो रहे हैं। इससे भी समय से पहले मानसून आ सकता है। क्यों नहीं तप रहा नौतपा मरता है और इससे गर्मी की संभावना बढ़ जाती है और अत्यधिक गर्मी के कारण पृथ्वी पर हवा का दबाव कम हो जाता है और हवाएं ऊपर की तरफ चलने लगती हैं। उसे भरने के लिए समुद्री हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं और वर्षा करती हैं, लेकिन इस बार समय से पहले समुद्री हलचल के कारण समुद्री हवाओं को बहाव भारत की ओर पहले हो गया, जिसके कारण नौतपा का असर नहीं दिख रहा है। वैज्ञानिकों ने बताई ये वजह। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक भारत में नौतपा के बेअसर होने का मुख्य कारण अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में नमी का बढ़ना है।
इसी दौरान समुद्र का टेम्परेचर सामान्य से अधिक रहा, जिसके कारण मानसूनी हवाएं तेजी से सक्रिय हो गईं। फिर पश्चिमी हवाएं चली और चक्रवाती हलचलों ने भी मानसून को बढ़ने में मदद की। इसके अलावा दुनिया भर में होने वाला जलवायु परिवर्तन भी मौसम के इस पैटर्न में बदलाव का एक बड़ा कारण बन रहा है। जलवायु परिवर्तन के चलते समुद्री और वायुमंडलीय परिस्थितियों में जो बदलाव आ रहे हैं, उनका सीधा असर मानसून पर देखने को मिल रहा है। इस बार जल्दी शुरुआत इसी का उदाहरण है। तो आपने देखा कि कैसे समुद्र का तापमान, वायुमंडलीय दबाव और हवाओं की दिशा मानसून के समय को तय करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि अगर हम प्रकृति के साथ सामंजस्य नहीं बनाएंगे तो ऐसे बदलाव और अधिक। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।